डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय लेकर हम आपके लिए आते हैं और विशेषज्ञ से उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेते हैं ताकि आप तक पहुंचा सके और आप अपनी कृषि को उन्नत बना सके। तो ऐसे ही कुछ खास विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर बातचीत होगी वो है फूलों की खेती में विविधीकरण। साथ ही कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे अनाज भंडारण की आधुनिक विधियों के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप भी पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में सीधे सीधे हमारे साथ जुड़कर, चूंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि जो फोन लाइन है उसी के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी एक माध्यम है जिसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, आप विभागाध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, आप प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो बातचीत करेंगे विस्तार से आज के दोनों विषयों के बारे में। आइए फूलों की खेती से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर मार्कंडेय आपसे जानना चाहेंगे कि फूलों की खेती जो है उसकी जो किसान है उसकी आमदनी में कितना वो फर्क डाल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बागवानी का क्षेत्र है वो बहुत ही वृहद क्षेत्र है। खाद्यान्नों के से भी ज्यादा जो उत्पादन है वो कई बार हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे में जो किसान है व्यावसायिक तौर पर फूलों की खेती के जरिए कैसी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं? फूलों की खेती ये देखें तो पहले से जो है कि निरंतर उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और क्षेत्रफल बढ़ने का कारण है कि हमारे घरेलू बाजार में जो फूलों की जो मांग है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। पहले ये देखें तो फूलों की खेती केवल मैदानी क्षेत्रों में जो खुले खेतों में यदि हम कहें गेंदा की खेती, गुलाब की खेती, रजनीगंधा की खेती, मोगरा की खेती, ये खेती होती थी। लेकिन जैसे बाजार में फूलों की मांग गुलदस्ता बनाने के लिए, किसी इवेंट्स में सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो आज के डेट में यदि देखें तो इसकी पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में दोनों में जो है संरक्षित खेती की जो है कि काफ़ी संभावना बढ़ी है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों के किसान और पहाड़ी क्षेत्रों के किसान सरकार के द्वारा संचालित जो किस्में स्कीम्स हैं उसका लाभ प्राप्त करके संरक्षित संरचना बना करके और अधिक मात्रा में जो है कि फूलों की खेती जो है कर रहे हैं, जो हमारे घरेलू बाजार की मांग की तो पूर्ति कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ उनका निर्यात भी किया जा रहा है। और ये निश्चित है कि फूलों की खेती से जो होने वाली आय है प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है कि अन्य फसलों यदि धान गेहूं की बात करते हैं या फलों की बात करते हैं या सब्जी की बात करते हैं तो उनसे जो है आय जो है कि फूलों की खेती से अधिक होती है। और फूल जो है कि जो छोटे आकार के किसान जिनका जोत का आकार छोटा है उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जो छोटे और सीमांत किसान है वो भी आसानी से फूलों की खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और विविधीकरण को किस तरह से आप अपना सकते हैं फूलों की खेती में, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फूल न सिर्फ हमारे जीवन में खूबियों के रंग भरते हैं, बल्कि हमारे लिए पैसा कमाने का जरिया भी बनते हैं। मौका चाहे खुशी का हो या फिर गम का,
कोई तीज त्योहार हो या बात हो सजावट की, फूलों की जरूरत हर मौके पर रहती है। ऐसे में फूलों की खेती किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित होती है। बता दें कि फूलों की खेती में विविधीकरण किसानों के लिए मुनाफा कमाने का एक अच्छा जरिया भी है। इस क्रम में जो किसान खुले खेत में फूल लगा रहे हैं, वे पॉली हाउस में फूल की खेती कर सकते हैं। किसान लूज फ्लावर की जगह कट फ्लावर की खेती कर सकते हैं। बता दें कि जिन फूलों की माला बनाई जाती है और जो फूल पत्तियों के रूप में पूजा आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम लूज फ्लावर कहते हैं। इनमें गुलाब, गेंदा और बबूना आदि फूल आते हैं। कट फ्लावर की खेती करने से प्रति इकाई क्षेत्र किसानों की आमदनी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा फूलों की खेती में विविधीकरण में किसान एसेंशियल ऑयल के लिए भी गुलाब, रजनीगंधा और मोगरा आदि की खेती कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। तो फूलों की खेती से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अनाज के भंडारण के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर दिग्विजय, आपसे समझना चाहेंगे कि जो अनाज का भंडारण किसान करते हैं, तो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन्हें भंडारण करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे किसान भाई प्रायः प्रमुख तौर पर 3 उद्देश्यों को लेकर अनाज का भंडारण करते हैं। पहला उद्देश्य तो उनका ये है कि जो हमें अनाज जो पैदा हुआ है उसे 6 महीने बाद जब अच्छी कीमत मिल सकती है, उसे दृष्टिगत रखते हुए वो कुछ समय के लिए भंडारित करते हैं, जैसे 6 माह या इससे अधिक। दूसरा उद्देश्य उनका होता है कि हमारे अनाज को अगली बार अगर हम भंडारित कर लेते हैं तो उसे बीज के रूप में बिक्री करने के लिए भंडारित किया जाता है, जिससे हम उससे अच्छा मुनाफा कमा सकें। तीसरा ये है कि कुछ बहुत ही कम समय के लिए अपने खाने के लिए, कि उसमें कीड़े मकोड़े का प्रकोप न हो, इसके लिए भंडारित करते हैं। तो अलग अलग उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए भंडारित करते हैं और उसमें ये ध्यान रखना है उन्हें कि जिस उद्देश्य के लिए वो भंडारित कर रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रबंधन की विधियां हैं। मान लीजिए कि वो बीज के लिए भंडारित करते हैं, तब किसान भाई जिस प्रकार से ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैलाथियान या अन्य रसायनों का इस्तेमाल करके हम बीज के लिए उसे भंडारित कर लेते हैं, और जब हमें बिक्री का समय आता है या बीज के लिए निकालना होता है तो हम उसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि खाने के लिए करते हैं तो कीटनाशकों से बचना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं प्रायः हमारे अनाज में जो अवशेष रह जाता है वो हमें किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और प्रायः देखा गया है कि इस प्रकार से चाहे वो फसलों से अवशेष रह गया हो, उसको खाने से आज की तिथि में बहुत भयंकर बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं प्राणियों में। और जहाँ भी इस प्रकार की समस्या आती है, वहाँ अगर फाडर का प्रयोग जानवरों में किया जाता है तो उसमें भी होती है। लेकिन भंडारण के केस में ये केवल अवशेष हमें उस तरह से भयानक बीमारियों को पैदा करने में बहुत सहयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें भंडारित करने के लिए कुछ घरेलू उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो भंडारण करना बेहद ही जरूरी हो जाता है किसानों के लिए अलग अलग उद्देश्य के कारण, और इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद ही जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर दिग्विजय हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो विस्तार से जानेंगे कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि जो आपका अनाज है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे और स्वास्थ्य को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
नमी, दीमक, घुन या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए भंडारण करने से पहले गोदाम की सफाई कर लें और अगर वहाँ दीमक या पुराने अवशेष हैं तो उन्हें बाहर निकालकर नष्ट कर दें। दीवारों या फर्श पर दरार दिखाई दे तो उसे भी सीमेंट आदि से बंद कर दें। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित दवा का घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव कर लें। गोदाम ऐसा हो जो हवादार तो हो ही, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसमें हवा का संचार बंद भी किया जा सके। इसके अलावा अनाज को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जिन बोरियों में अनाज भरना है उन्हें 20 से 25 मिनट तक खौलते पानी में डाल दें और इसके बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उनमें अनाज भरें। बोरियों को गोदाम के फर्श पर न रखें, बल्कि 20-25 सेंटीमीटर ऊंचे मंच पर रखें। ये मंच दीवार से भी 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीज की नमी 9% और भंडारण गृह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस फायदेमंद रहता है। भंडारण करने के बाद गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें। जी हाँ, तो भंडारण से जुड़ी ये कुछ खास जानकारियाँ देखिए आपने रिपोर्ट में। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और फूलों की खेती के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर मार्कंडे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि खुले खेत में भी फूलों की खेती होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार संरक्षित खेती यानी कि पॉली हाउस में भी खेती करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि अगर मैदानी इलाके में किसान फूलों की खेती करना चाह रहे हैं तो व्यावसायिक तौर पर कौन कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लाभ दिला सके? मैदानी क्षेत्रों में जो किसान भाई लूज फ्लावर्स के लिए फूलों की खेती करना चाहते हैं तो जाड़े के दिनों में जो है गेंदा की खेती कर सकते हैं, बबूना की खेती कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में जो है कि गिलाडिया की खेती कर सकते हैं। इसी तरीके से ये कट फ्लावर्स की बात करते हैं, जो संरक्षित खेती की बात होती है तो उसमें गुलदाउदी की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं और गुलाब की खेती कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो संरक्षित खेती है या खुले खेत में जो है कि फूलों की खेती है, यदि नए किसान हैं इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो या भारतीय कृषि संस्थान का कोई भी जो फूलों की खेती करने से संबंधित जो है कि शोध यदि हो रहा हो तो वहाँ पे जो है कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम को जरूर लें, क्योंकि फूलों की खेती करने में जो लगने वाली लागत है अन्य फसलों से अधिक होती है, इसलिए इसकी तकनीकी जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, तो प्रशिक्षण अवश्य ले ले फूलों की खेती से अगर आप जुड़ना चाहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और भंडारण के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर दिग्विजय आपसे यही समझना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें बताएं कि जो भंडार गृह होता है जहाँ पे भंडारण करना है अनाज का, उसका निर्माण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए किसान को? आज की तिथि में बहुत सारे भंडारण गृह बहुत अच्छे संस्थान से, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IRI से विकसित है पूसा बिन, इसका निर्माण करके भंडारित किया जाना चाहिए। और अनाज को सुरक्षित करने से पहले कुछ बहुत विशेष चीज़ें हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इनके जो भंडारण में मेन समस्याएं आती हैं वो कीट की वजह से आती हैं, नमी की वजह से आती हैं और फफूंद की वजह से आती हैं। तो नमी को हम पहले जब अपना खेत में हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय चेक कर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी अनाज को देखेंगे तो उस समय लगभग 25% के आसपास उसमें नमी होती है। उसे हम अच्छी तरह से सुखा लें। आज की तिथि में बहुत सारे इस तरह से मैकेनिकल ड्रायर हैं जिनके माध्यम से सुखाने के बाद जब नमी सुनिश्चित कर लें कि 10 से 12% के बीच में हो, तभी हम अनाज को भंडारित करने के लिए लाएं। और उसमें यह भी सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, जैसे उसमें जो विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं कीट पतंगों की, इसके अलावा और मिलावट में कंकड़ पत्थर इत्यादि हो सकता है जो हमारे अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
ठीक। पूरी तरह से ग्रेन को साफ करने के बाद भंडारण के लिए लाएं तो उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और किसी प्रकार से इस प्रकार के कीट और फफूंद इत्यादि की समस्या नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और जहां भी डॉक्टर दिग्विजय, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर रविराज ठाकुर जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। रविराज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। रविराज ठाकुर सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं रविराज जी? टीवी की आवाज बंद रखिएगा जी। हाँ सर, सागर में ये जानना चाह रहा हूँ सर, किसानों के लिए गवर्नमेंट से कोई योजना है जिसमें वो अपना अनाज भंडारण कर सकता है? जी ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर दिग्विजय बताएं। इसके लिए जो आप देखेंगे तो हर मंडल में, जैसे हापुड़ में है मेरठ के पास, तो वो भंडारण गृह उनके पास उपलब्ध है और वहाँ पर वो आपको भंडार करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो संरचना आपको जिसमें भंडारित करना है, भंडार गृह बनाने की भी तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं और वहाँ पर कुछ सब्सिडी उस प्रकार के भंडार गृह को खरीदने के लिए भी होती है। ये वहाँ से विशेष तौर पर जो आपके क्षेत्र में केंद्रीय भंडारण गृह का संस्थान है, जैसे IGMRI हापुड़ में है, वहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस प्रकार की व्यवस्था है जैसे अन्य क्षेत्र में, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का, सब में लगभग सब्सिडी की व्यवस्था है। उसी प्रकार से इसमें भी है, परंतु ये उस संस्थान से जानकारी करनी पड़ेगी जहाँ पर भंडारण का मेन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता देने का कार्यक्रम चलाया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो रविराज जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में फूलों के विविधीकरण के बारे में और इसके साथ ही अनाज भंडारण के बारे में बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम फूलों की खेती में विविधीकरण और अनाज भंडारण की जो आधुनिक विधियां हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप विशेषज्ञ से राय लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भी भेज सकते हैं। और ये सभी डिटेल्स लगातार टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर मार्कंडेय, आपने खुले खेत में फूलों की खेती के बारे में तो जानकारी दी। अगर पॉली हाउस में किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं तो किन किन फूलों की खेती उन्हें लाभ दे सकती है? पॉली हाउस में जैसे अभी पीछे मैंने बताया मैदानी क्षेत्रों पे, ये इसी तरीके से यदि पहाड़ी क्षेत्रों पे यदि हम बात करते हैं तो कार्नेशन की खेती, लिलियम की खेती, एल्स्टोमेरिया की खेती, लिशियंथस की खेती, जिप्सोफिला की खेती और नॉर्थ ईस्ट एरिया में यदि हम बात करते हैं तो आर्किड की खेती और एंथुरियम की खेती। ये सब हैं जो संरक्षित खेती किसान भाई करके और अच्छी आय को अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जो खुले खेत में संरक्षित के अलावा जैसे ग्लेडियोलस की खेती और हमारी जो गुलदाउदी है, क्राइजेंथेमम है, इसकी खेती भी जो है खुले खेत में एज ए कट फ्लावर्स जो है पूरे भारत में मैदानी क्षेत्रों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों में जो है कि इसकी खेती जो है की जा रही है। सिर्फ अंतर इतना ही है
कि मैदानी क्षेत्रों पे और पहाड़ी क्षेत्रों पे दोनों जगह इनके पौधरोपण या सीड के बिजाई का जो समय है वो अलग अलग है, पुष्पन का जो समय है अलग अलग है। यही कारण है कि हमारे देश में जो घरेलू पुष्प बाजार हैं, ये देखेंगे तो हर तरह के पुष्प जो है कि पूरे समय कभी पहाड़ों से, कभी मैदानों से, कभी नॉर्थ ईस्ट से, कभी बेंगलोर, कभी पुणे से, इस तरीके से जो है कि पुष्प उत्पादन हो करके और हमारे घरेलू बाजार की डिमांड को जो है कि फुलफिल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे विकल्प किसानों के पास है फूलों की खेती में, और किस क्षेत्र में कर रहे हैं और वहाँ के जो नज़दीकी बाजार है वहाँ पर किस तरह की मांग है फूलों की, उसके आधार पर ज़रूर आप जो फूलों की खेती है उसका चुनाव कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दिग्विजय आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अनाज का जब भंडारण किसान करते हैं तो कई बार सही रखरखाव के अभाव में और कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की वजह से बहुत सारा नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ जाता है। तो ऐसी कौन सी वजहें हो सकती है जिससे कि नुकसान उठाना पड़ सकता है किसानों को? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाई अक्सर इसके अनाज की नमी को ठीक से जज नहीं कर पाते हैं। आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनसे ये जज किया जा सकता है, लेकिन एक देहाती तौर पर उनको पहचान के लिए विधि है। अगर अनाज को थ्रेसिंग के बाद, सुखाने के बाद वो अपने मुंह में लेकर के दांतों से अगर उसे दबा कर देखना चाहें तो उसमें खट की आवाज़ अगर आती है तो आप समझ लीजिए नमी संस्तुत की गई मात्रा के आसपास है, यानी 10 से 12% तक ही है। वो सुरक्षित भंडारण के लिए ठीक है। यदि नमी ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा होने की वजह से उसमें कीट, फफूंद इत्यादि आकर्षित होते हैं और आसानी से उस अनाज को वो नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब हम तीनों प्रकार में से जिस भंडारण के लिए हम अनाज को उपयोग करते हैं, माना कि वो खाने के लिए भंडारित कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन इस्तेमाल ना करें। उसमें बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, जैसे हम लोग नीम की पत्ती को भंडार गृह में अपने जो भी 2 या 4 कुंतल हम भंडारित करते हैं उसमें डाल देते हैं। सरसों का तेल, इसी तरह से मूंगफली की खली इत्यादि, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू उपाय में डाल देते हैं और हमें कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से छुटकारा मिल जाता है। परंतु यदि यही चीज़ वो सीड के लिए भंडारित करते हैं तो वो सारे केमिकल्स जो उपलब्ध हैं अलग अलग भंडार करने के लिए, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के लिए मुख्य रूप से अगर वो चाहें तो एल्युमिनियम फास्फाइड की 7 से 10 गोलियां प्रति 1000 घन फुट में इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु इसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारी सावधानियां उनको रखने की आवश्यकता है। जैसे जब भी इस प्रकार का धूम्रण करते हैं तो कोई भी धूम्रण युक्त रसायन खुले में उसका कंटेनर बाहर ना रखें। ठीक है। तुरंत अगर उसे खोल रहे हैं तो अपना मुंह किसी दूसरी तरफ रखें और उस कंटेनर को खोलते समय पूरी सावधानी से रखें और किसी प्रकार से वो धूम्रण या केमिकल जिसमें कुछ वेपोराइज होकर के उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है उसे वो सूंघे नहीं कतई। जी। इसके अलावा भी बहुत सारी सावधानियां हैं जो तो किसान भाई जानेंगे इनके बारे में कि और किस किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए। लेकिन इस बीच आइए सवाल ले लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक ने भेजा है। योगेश जी हैं जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सवाल है कि हमारे खेत में नील गाय बहुत नुकसान कर रही है और हमारे फूलों की खेती को बर्बाद कर रही है, इसका कुछ उपाय बताएं। तो डॉक्टर मार्कंडे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नील गाय, यदि हमें तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि गेंदा हो सकता है और अन्य यदि कोई फसल है, तो यदि नील गाय से बचाना है तो उसको बचाने के लिए खेत की एक तो बाढ़ जो है कि तार से फेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है कि नील गाय से बचाने के लिए कुछ स्टैचू भी बना करके खेतों में जो है खड़ा करते हैं जिसको देख करके नील गाय भाग जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ को जो है कि छिड़क दें बाउंड्री के तरफ जिसकी स्मेल से जो है कि उसको ना खाए। इस तरीके से अपने फसल को जो है कि नील गाय से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मार्कंडे आपसे ये जानना चाहेंगे कि फूलों की खेती किसान अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर विविधीकरण को अपनाते हैं तो उन्हें क्या लाभ है?
अब फूलों की खेती में यदि विविधीकरण किसान अपनाते हैं तो अधिक समय तक वो बाजार में बने रह सकते हैं। जैसे कोई किसान एक फूल को उगाता है, यदि उदाहरण के तौर पे लें, यदि केवल गुलाब की खेती लूज फ्लावर्स के लिए केवल करता है तो हो सकता है बाजार में केवल 3 से 4 महीने ही अपने फूल को बेच पाए। लेकिन गुलाब की खेती को जो है कि यदि लूज फ्लावर के साथ साथ एसेंशियल ऑयल के लिए, जैसे रोजा डेमेसिना की यदि हम बात करते हैं, उसकी खेती करता है तो उसके थ्रू जो है कि रोज वाटर भी बना सकता है, रोज ऑयल भी बना सकता है। इसी तरीके से उसी के साथ जो है कि कट फ्लावर्स की खेती, ग्लैडियोलस की खेती करे, क्राइजेंथेमम की खेती करे, लूज फ्लावर्स में ही जो है गेंदे की खेती कर ले, कुछ बबूना की खेती कर ले, तो बाजार में जो भाव का चढ़ाव और उतार दोनों होता है, दोनों में यदि उसके फूल बिकते हैं तो जो एवरेज जो प्राइस होती है, जो औसत मूल्य होता है, उस किसान को अच्छा मिलता है। और ट्रेडर भी ऐसे किसानों को ज़्यादा लाइक करते हैं जिनके पास जो है कि कई तरह के जो है फूल के पुष्प जो है कि बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध होता है। तो वो निश्चित है कि इसके विविधीकरण के माध्यम से जो अपने इनकम को जो है कि वो बढ़ा सकता है। बिल्कुल, तो आपकी आमदनी बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है कि फूलों की खेती में अगर आप विविधीकरण को अपनाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर दिग्विजय आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि भंडारण के दौरान नुकसान न हो इसके लिए कुछ उपाय किसानों को करना चाहिए, फ्यूमिगेशन के दौरान कुछ सावधानियां आपने बताई, और किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? किसान भाइयों को सबसे पहले अपना जो ग्रेन है, जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी नमी को ठीक से चेक कर लें। चाहे इस देहाती तरीके से चेक कर लें, चाहे इंस्ट्रूमेंट से भी नमी चेक की जा सकती है। इसके बाद उसे भंडार गृह में लाने से पहले, जहां भंडार गृह में जिसमें रखना है उसमें देख लें कि कहीं किसी प्रकार से कोई क्रैक ना हो, किसी प्रकार का छिद्र ना हो, जिसमें जो पहले ग्रेन संरक्षित था उसके कोई अवशेष हों, चाहे उसके अंडे हों या उसका लार्वा हो या किसी प्रकार का कोई चीज़ मौजूद हो, कीट पतंगा, उसे पूरी तरह से या तो सीमेंट से बंद कर दें, मिट्टी का गृह है तो उसे मिट्टी से बंद कर दें, और उसके बाद नीम का धूम्रण भी कर सकते हैं वो, जो नॉन रसायन प्रबंधन की व्यवस्था है। और यदि इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है इसमें कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, तो वो 0.01% साइपरमेथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, जो 25 EC का आता है। इसके बाद जब सुनिश्चित कर लें कि पूरी तरह से भंडार गृह में कोई कीट नहीं है और उसमें कोई क्रैक नहीं है जहां कीट छिपा हुआ हो, तब अनाज को भंडारित करें और उसे पूरी तरह से ढक करके रखें, तो कम से कम नुकसान होने की संभावना है हमारे देश में। बिल्कुल डॉक्टर दिग्विजय, मैं आपकी जगह आपको रोकना पड़ रहा है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अमित राजी देवरिया उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर है। अमित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं अमित राज देवरिया से बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछ रहा कि गेहूं का भंडारण करना है 400 बोरी जूट की बोरियों में, लगभग 250 क्विंटल गेहूं। ठीक है, तो उसको हम कैसे भंडारण करें? हमारा कमरा है 22 कूड़े 10 कूड़े 10। जी जी, ठीक है, बताएं डॉक्टर दिग्विजय। इसे आप अगर बीज के लिए भंडारित कर रहे हैं तो उसमें केमिकल का उपयोग कर सकते हैं कीड़ा रहित करने के लिए। चाहे आप एल्युमिनियम फास्फाइड का धूम्रण कराएं, बैग में कर रहे हैं तो आप मैलाथियन 0.5% भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप बड़े गृह में कर रहे हैं तो फ्यूमिगेशन भी करा सकते हैं। और अगर खाने के लिए कर रहे हैं तो आप इसमें आप जो घरेलू उपाय हैं, जैसे नीम की पत्ती और हल्दी, मूंगफली व सरसों का तेल, इस प्रकार से करके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप भंडारित करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सीड के लिए कर रहे हैं, अच्छा दाम बिक्री करने के लिए कर रहे हैं, तो केमिकल का आप उपयोग कर सकते हैं। और जहां भी ये बैग को आप लगा रहे हैं वहां नीचे से एक उसका प्लेटफॉर्म बनाने के बाद स्टैक्स जो लकड़ी का होता है उसके ऊपर रखें और दीवार से लगभग 1 फीट दूरी पर हो, मतलब दीवार से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए जहां हम छल्ली लगाते हैं इसकी। इस प्रकार से करेंगे तो आपका नुकसान होने की संभावना नहीं है। अन्यथा की स्थिति में भंडारण से 10 से 12% का नुकसान होता है, वो हमें अपनी फसल को उगाने के बाद काफ़ी भारी नुकसान होता है।
जो किसान भाइयों को अक्सर कष्ट दे जाता है। बिल्कुल। तो अमित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप सलाह पर अमल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मार्कंडे, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि फूलों की खेती से जो किसान जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें प्लांटिंग मटेरियल, बीज है या फिर पौध है, ये सब कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, जब फसल का चुनाव हो जाता है तो फिर इसमें बात आती है कि उसमें किस्मों का चुनाव। तो जहाँ पे भी आपको फूल बेचना हो, यदि आप अपने ज़िले के जो है कि पुष्प बाज़ार में बेचना चाहते हैं या गाजीपुर फ्लावर मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जा कर के देखना होता है कि जो आप फसल फूल का उगाना चाह रहे हैं उसमें कौन सी किस्म है जिसका जो है कि अधिक मूल्य जो है कि आपको मिल रहा है। जैसे यदि हम गुलदाउदी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइप के गुलदाउदी में हमारा येलो स्टार, वाइट स्टार, टाटा सेंचुरी, ये प्लांटिंग मटेरियल है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी वैरायटी पूसा गुलदस्ता के नाम से विकसित की गई है जो स्प्रे टाइप की है। इसका भी प्लांटिंग मटेरियल आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिल सकता है। जो किसान भाई लूज फ्लावर्स में जो है कि गेंदे की खेती करना चाहते हैं, उसमें अफ्रीकन टाइप का गेंदा जो पूसा बहार है, पूसा नारंगी है, इसका बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिल सकता है। इसी तरीके से जो फ्रेंच टाइप का गेंदा है, जैसे पूसा दीप है, पूसा पर्व है, पूसा उत्सव है, ये किस्में जो है कि दिवाली के टाइम पे जो है कि इसमें पुष्पन होता है। अगेती ये किस्में हैं और इसका जो है कि बीज भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिल सकता है। इसी तरीके से जो किसान भाई जैसे कार्नेशन का बीज है, जरबेरा का प्लांटिंग मटेरियल्स है, लिलियम का प्लांटिंग मटेरियल है, वो आप जो है कि अपने जो आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से भी संपर्क करके, जो स्रोत हैं कुछ प्राइवेट के स्रोत हैं, जैसे यदि साउथ में ये देखें तो IIHR जो ICR का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं। यदि गुलाब में लूज फ्लावर्स की खेती करते हैं तो जैसे रोज़ शरबत है, रोजा चाइनेंसिस है, पूसा अल्पना है, इसका प्लांटिंग मटेरियल भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जारी रखेंगे हम चर्चा हेलो किसान कार्यक्रम में फूलों की खेती में विविधीकरण और अनाज भंडारण के बारे में। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम आज फूलों की खेती में विविधीकरण के बारे में, इसके साथ ही अनाज के भंडारण के बारे में भी बातचीत जारी है। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिग्विजय आपसे समझना चाहेंगे कि जो भंडार गृह है उसमें कई बार हम देखते हैं कि दीमक का भी खतरा हो जाता है और उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है अनाज का। इससे बचाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? इसके लिए तो रसायन का अगर वो बीज के लिए संरक्षण करते हैं तो क्लोरोपाइरीफास बहुत अच्छी दवा है। अन्यथा की स्थिति में उन्हें सावधानी पूर्वक अपने घरेलू उत्पाद जैसे नीम का पत्ता, हल्दी, नमक इत्यादि का इस्तेमाल करके अगर कम अनाज का भंडारण करना है तो उससे भी ये सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि हम ये पहले समझें, यदि हमें खाने के लिए रखना है तब हमें ये देखना है कि भंडारण से लाभ क्या क्या होने वाला है। तो पहला लाभ तो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि जो अत्यधिक अंधाधुंध कीटनाशी का हम उपयोग कर रहे हैं उससे हमारे और हमारे जानवरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। यदि हम एकीकृत प्रबंधन टाइप का भंडारण में भी करते हैं कि थोड़ा मोड़ा अगर कीट का प्रकोप है तो हम पहले घरेलू उपाय से उसका कर ले, नीम का वो और हल्दी का प्लस नमक का इस्तेमाल करके। और यदि हमें लगता है कि हमारे भंडारण में बहुत बड़ी हानि होने वाली है तो हम सीधे उस प्रकार के ग्रेन के लिए जो संस्तुत किया गया रसायन है उसका इस्तेमाल करें, जैसे दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफास का।
20 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इससे हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। तो मजबूरी में ही रसायन का इस्तेमाल किया जाए और उस ग्रेन के लिए किया जाए जो बीज के लिए संरक्षित करना है, या कुछ लंबे समय के लिए उसे हमें रख करके और फिर बिक्री करना है, अन्यथा की स्थिति में घरेलू उपाय सर्वश्रेष्ठ होगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है हमारे दर्शक ने, भंवर सिंह राजपूत जी ने, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि हमें फूलों की खेती करनी है, इसमें कौन सी किस्म अच्छी रहती है जो अच्छा लाभ दिलाए? जी डॉक्टर मार्कंडे क्या सुझाव है? भंवर सिंह जी, यदि आप पहले फूलों की खेती यदि नहीं किए हैं तो मैं बोलूँगा कि शुरुआती दौर में जो है कि आप गेंदा की खेती और बबूना की खेती कीजिए। इसमें गेंदा की खेती में जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन गेंदा में पूसा नारंगी, पूसा बहार 2 किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। और इसके सीडलिंग तैयार करने का जो समय है वो सितंबर का महीना है। लगाने से लगभग 60 से 65 दिन के बाद जो है कि पुष्पन होता है इसमें, और मार्च तक इसमें पुष्पन होता रहता है। इसी तरीके से जो है कि आप फ्रेंच गेंदा का भी चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंच गेंदा की नर्सरी जो है कि मिड जुलाई में, मध्य जुलाई में इसकी नर्सरी पड़ेगी, और अक्टूबर के महीने में दिवाली के टाइम में जो है कि इसमें पुष्पन होने लगता है। उस टाइम पे जो है कि गेंदा के फूल की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इसमें 3 किस्में हैं, पूसा दीप है, पूसा पर्व है, पूसा उत्सव है। इसी तरीके से जो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा जो है 3 किस्में जो है कि सीजनल क्राइजेंथियम, जिसको बबूना बोलते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। और इसकी जो है कि लूज फ्लावर्स की मार्केट जो है वाइट कलर में, क्रीम कलर में और येलो कलर, तीनों कलर की जो है कि मार्केट बहुत अच्छी है। इसी के साथ गर्मी में यदि लूज फ्लावर्स की फूलों की खेती करना चाहते हैं तो आप गिलाडिया की खेती कर सकते हैं। और यदि कट फ्लावर्स के तरफ यदि आपका झुकाव है तो आप क्राइजेंथियम की खेती कर सकते हैं, रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं। ये सब खेती जो है कि आपके एरिया में जो है कि सफलतापूर्वक की जा सकती है। जी डॉक्टर मार्कंडे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान अगर फूलों की खेती के साथ साथ फूलों की नर्सरी तैयार करना या फिर जो प्लांटिंग मटेरियल होता है उसका भी एक उद्यम शुरू करना चाहता है, तो उसमें किस तरह की संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी संभावना है। यदि आज के डेट में देखें तो हर आदमी जो है कि अपने घरों में जो है कुछ न कुछ गमलों को रखना चाहता है, क्यारियों में जो है कि फूल को लगाना चाहता है। तो इसमें नर्सरी प्रबंधन, चाहे रूरल एरिया हो चाहे सिटी का एरिया है, दिन प्रतिदिन जो है कि इसकी खपत बढ़ती जा रही है। और इसमें मैं बोलूँगा कि कुछ किसान भाई इसके बीज का उत्पादन, जैसे जो सीड से मल्टीप्लाइड जो है कि प्लांटिंग मटेरियल्स हैं, जो सीजनल फ्लावर्स हैं, उसके बीज का भी उत्पादन कर सकता है। और जो नर्सरी प्रबंधन है उसमें 2-3 तरह के जो है कि प्लांट जो है कि हमारे देश में इनकी मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जो है कि इंडोर प्लांट्स में यदि हम बात करते हैं तो जैसे डिफेंबेचिया है, मनी प्लांट्स हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और इसमें एरिका पाम है, रैफिस पाम है। इसको ड्राइंग रूम्स में, बरामदे में भी लोग रखते हैं। इसी तरीके से विंटर सीजन में सीजनल फ्लावर्स जैसे पिटूनिया है, पेंजी है, एंटीराइनम है, फ्लॉक्स है, ये सारे फ्लावर्स जो है कि इसकी नर्सरी में पौध सामग्री पॉलीबैग के अंदर और सीडलिंग ट्रे में भी तैयार करके काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो नर्सरी मैन हैं, कुछ ऐसे प्लांटिंग मटेरियल्स जो बेल के रूप में, जो क्लाइंबर्स के रूप में होते हैं, उनका भी कटिंग के माध्यम से जो है कि प्रवर्धन करके और लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। और एक यह स्वरोजगार का बहुत अच्छा जरिया है। जी बिल्कुल। तो फूलों की खेती में भी इस तरह से स्वरोजगार का एक अच्छा जरिया ये बन सकता है। इसी तरह से डॉक्टर दिग्विजय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भंडारण के क्षेत्र में भी स्वरोजगार की ऐसी ही संभावनाएं हैं? बिल्कुल है। अगर किसी तरह से जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर में हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, अगर हमारे पास बड़े बड़े भंडारण के संरचना है, गृह हैं, तो उसमें भी हम किसानों के भंडारण का अनाज रख सकते हैं, जैसे आलू का भंडारण होता है। इस प्रकार के उद्यम काफ़ी बड़े बड़े लोगों द्वारा किए भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं जो देखना चाहिए। जैसे प्रमुख रूप से हम यदि एल्युमिनियम फास्फाइड जैसे विषैले कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गृह में हम बहुत देर तक ना रुकें और वहाँ प्रवेश करने के पहले पूरी तरह से जो संस्तुत किया गया मास्क है उसे लगाएं, एप्रिन पहने और ट्रेंड प्रशिक्षक के द्वारा ही इस प्रकार का धूम्रन का कार्य कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में इसमें
प्रशिक्षित ना होने की स्थिति में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं कि वो धूम्रपान करते समय ही किसी प्रकार से विषाक्तता युक्त हो जाए और उसको काफ़ी नुकसान हो जाए। जहाँ भी धूम्रपान का कार्य करना है वहाँ पर सब सील होना चाहिए पूरा कमरा, और निकलने के तुरंत बाद उसे दरवाज़ा भी लॉक कर देना चाहिए। इस प्रकार से पूरा PPE किट टाइप का, जैसे हम लोग कोरोना काल में पहनते थे, उसी प्रकार का प्रशिक्षित ट्रेंड पर्सन के द्वारा धूम्रपान करा करके और बड़े बड़े अनाज के भंडार गृह में अगर किया जाए तो ये भी एक स्वरोजगार का साधन हो सकता है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे दर्शक मधुपाल जी सवाल भेज रहे हैं जिनमें उनका कहना है कि फूल या जो फल हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो बचाव के लिए क्या उपाय करें? तो डॉक्टर मार्कंडे क्या सुझाव देंगे आप? यदि कीड़े में कैटरपिलर है, एफिड है, तो इसमें नीमेगान के नाम से जो है कि मार्केट में आता है, जो ऑर्गेनिक में होता है। यदि उसका 2.5 ml से लेकर के 3 ml का छिड़काव करते हैं तो उससे भी इसको बचाया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि मैलाथियान का इस्तेमाल भी जो है कि 1.5 ml का करके और इससे बचाया जा सकता है। तो अब ये निश्चित नहीं है कि किस प्रकार के जो है कि कीड़े लगे हैं, ताकि जो है कि सूटेबल केमिकल उनको सजेस्ट किया जा सके। जी जी, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है लवकुश जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से। ये पूछते हैं कि प्याज के भंडारण पर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर दिग्विजय। प्याज चूँकि इस प्रकार का पेरिसेबल आइटम है, उसमें हम किसी भी प्रकार के इस तरह की चीज़ों को, और बहुत कम कीड़े उसमें लगते हैं, इस प्रकार के किसी कीटनाशी का इस्तेमाल हम नहीं करते। उसे सुरक्षित स्थान पर और थोड़ा ऊंचाई पर इस तरह से स्टैक्स बनाकर रखें, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो प्याज की गंध से ही बहुत सारे कीड़े उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस देहाती चीज़ों में नीम के पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा भंडारण में बहुत सारी समस्याएं, कुछ फफूंदजनक समस्याएं आती हैं, जिनका भी उपाय हम इस प्रकार से जो रिपेलेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, नीम के तेल या इस प्रकार की चीज़ों को छिड़क कर रखते हैं, जिससे हमारे इस पर कोई दुष्प्रभाव भी ना पड़े जब हम इसे खाएं, और हमारा कीट या पतंगा जो भी उसमें प्रवेश कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसमें ना प्रवेश कर पाए। ज़्यादा समस्या वैसे प्याज में कीटे की नहीं होती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मार्कंडे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फूलों की खेती किसान करते हैं, फूल उत्पादन के अलावा मूल्य संवर्धन की इसमें किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं? देखिए, आज के डेट में ये देखें तो ऑर्गेनिक गुलाल की जो है कि डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्ट्री ऐसी लग चुकी हैं जो किसान की पंखुड़ियों को खरीद करके उसका ऑर्गेनिक गुलाल बनाते हैं, और उसमें ऑर्गेनिक गुलाल में जो पंखुड़ियाँ यूज हो रही हैं उसमें सीजनल फ्लावर्स है, गेंदा का फ्लावर्स है, बबूना का फ्लावर्स है, अदर सीजनल फ्लावर्स हैं। और इसके अलावा जो है कि जैसे मैं बोला कि जो किसान भाई एसेंशियल ऑयल के लिए, जैसे गुलाब की खेती, रजनीगंधा की खेती, मोगरा की खेती एसेंशियल ऑयल के लिए, और गुलाब में रोज़ वाटर के लिए, इसका भी जो है कि वैल्यू एडिशन में अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन में ये देखें तो हम लूज फ्लावर्स में जब बात करते हैं तो गार्लैंड बना करके, यदि आप गाजीपुर मार्केट में जाएं तो मिक्स गार्लैंड आपको मिलेगा, सिंगल फ्लावर्स का गार्लैंड मिलेगा। ये भी एक वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा जरिया है, और अतिरिक्त जो है कि लोगों को जो है कि स्वरोजगार जो है कि उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से जो ड्राई फ्लावर्स के ऊपर जो मार्केट में फॉरेस्ट एरिया से कुछ पत्ते हैं, कुछ उसके टहनियाँ हैं, कुछ जड़ें हैं, इनको भी ड्राई करके और इनको कलरफुल बना करके जो है ड्राई फ्लावर्स हमारे देश में तो है ही है, इसको जो है कि काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। इस तरीके से वैल्यू एडिशन करके जो है कि फ्लोरिकल्चर में जो है कि बहुत सारे किसान जो है कि अच्छी आय को अर्जित कर रहे हैं, और भी इससे जो है कि अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। इसकी संभावना जो है कि दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो फूलों की खेती के साथ साथ इसके मूल्य संवर्धन पर भी जरूर ध्यान दें, इससे अतिरिक्त आमदनी आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है मनोज यादव जी ने मधेपुरा बिहार से। जानना चाहते हैं कि मक्का का भंडारण कैसे करें, इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। जी डॉक्टर दिग्विजय। प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो चूंकि मक्का भी हमें खाद्य के रूप में इस्तेमाल करना है, यदि हम इसको हार्वेस्ट करने के बाद
इसकी नमी को चेक करके और उसे भंडारित करें तो बहुत ज़्यादा कीड़े की प्रकोप इसमें नहीं होता है। यदि होता भी है तो हम इसमें नीम का तेल, नीम की पत्ती, हल्दी इत्यादि से ही प्रबंधन करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें इसको फिर से उपयोग में लाना है, उसका भुट्टा बना करके या अन्य पदार्थ में उसे पिसाई करके आटे के रूप में, या जो भी हम उसका उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो किसी प्रकार का उसमें कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही उपाय करने हैं घरेलू, जिससे वो सुरक्षित रहे और हमारे खाने के बाद हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तमाम रेपेलेंट मार्केट में है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद जैसे नीम ऑयल, उसमें कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। तो मनोज जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे से आप इन बातों का ध्यान भी रखेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम फूलों की खेती और भंडारण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। ये सभी डिटेल लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है पंकज सिंह जी ने और ये पूछते हैं कि फूलों की खेती पर क्या सरकार कोई सब्सिडी भी देती है? डॉक्टर मार्कंडे। बिल्कुल, फूलों की खेती पे सरकार के द्वारा सब्सिडी जो है कि ग्रीन हाउस की संरचना बनाने के लिए और एपिडा के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज को लगाने के लिए, ग्रीन हाउस के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी जो है कि किसान भाइयों को जो है कि सब्सिडी मिलती है। और इसका जो है कि यदि आपके ज़िले में यदि ये जानकारी प्राप्त करनी है तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो उद्यान अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ज़िले में जो है कि इस तरीके की कोई स्कीम है या नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखेंगे तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो गुड़गांव में है, वो फूलों की खेती करने के लिए, आपको ग्रीन हाउस बनाने के लिए, ग्रेडिंग के लिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए, उसके ऊपर जो है कि सब्सिडी मिलती है। और जो एपिडा है, एपिडा से कोल्ड चेन सिस्टम पे जो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, उसके द्वारा जो है कि सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिग्विजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भंडारण के दौरान जो कीटनाशकों का उपयोग होता है, आपने बताया कि रसायनों के इस्तेमाल से बहुत तरह के नुकसान हमारी सेहत को होते हैं, तो इसके प्राकृतिक विकल्प किसानों के पास क्या कुछ मौजूद हैं और ये कितने असरदार होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगर पहले के समय को याद करें, जब रसायनों का इतना व्यापक उपयोग नहीं होता था, तब हम लोग अपने घर पर नीम की पत्ती, हल्दी, नमक और तमाम प्रकार के इस तरह के रेपेलेंट जिनका इस्तेमाल करने से कीड़े भागते थे अनाज से, उनका उपयोग करते थे और सुरक्षित 6 महीने तक, 1 साल तक रख करके हम अपना कार्य चलाते थे। आज भी जितने भी शोध संस्थान हैं, वहाँ पर तमाम प्रकार के यूकेलिप्टस ऑयल, नीम ऑयल और सरसों का तेल, इन सब का इस्तेमाल करके शोध किया जा रहा है और भंडारण में इनका बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। और ये केवल शोध के विषय ही नहीं रह गए हैं, भंडारण में हमें आवश्यक है कि यदि स्वस्थ रहना है
स्वयं अपना बीज सुरक्षित रखना है तो भंडारण के इस प्रकार के उपाय को हम करें जिसमें हमें किसी प्रकार से हानि भी ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और अपना बीज हम गुणवत्ता युक्त खुद संरक्षित कर सकें और जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसे बिक्री करके हम अधिक लाभ कमा सकें और हमारे घर परिवार के लोगों को जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, त्वचा रोग या हृदय का रोग या कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, उनसे हम बच भी सकें, ये भंडारण के लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत सारे इस प्रकार के घरेलू उपाय जैसा कि बात की गई है वो प्रभावी हैं, विभिन्न शोध संस्थानों के द्वारा शोध करके और संस्तुत किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मार्कंडेय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फूल हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो ऐसे में जब बाजार तक लेकर जाना है, इस दौरान किसानों को नुकसान ना हो जाए, इसके लिए चाहे खुले फूल हो या फिर कट फ्लावर्स हो, किस तरह की पैकेजिंग करनी चाहिए? उसमें यदि हम कट फ्लावर्स की बात करते हैं तो पहले ग्रेडिंग की बात आती है, ग्रेडिंग, उसके बाद फिर पैकिंग, फिर पैकेजिंग। ग्रेडिंग में जो है कि हर तरह के फूल के लिए अलग अलग ग्रेडिंग के जो है कि मापदंड हैं। जैसे यदि हम गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब की जो है कि डंडी के अनुसार, जैसे लंबाई 40 सेंटीमीटर का है तो 40 सेंटीमीटर के जो है कि 20 फ्लावर का बंडल अलग बनेगा, 50 सेंटीमीटर का अलग बनेगा, 60 सेंटीमीटर का अलग बनेगा। ग्रेडिंग करके जो है कि किसान भाई जो मार्केटिंग करने के लिए गाजीपुर मार्केट, अपने आसपास के मार्केट में जाते हैं, उनको रेट अच्छा मिलता है। इसी तरीके से यदि हम लूज फ्लावर्स की बात करते हैं तो जैसे मोगरा है, मोगरा जो है कि उसका लूज फ्लावर आज के डेट में यदि देखें तो मार्केट में 700 से 800 रुपये किलो के आसपास आता है। जो तमिलनाडु के एरिया से जो है कि मोगरा का फ्लावर्स आता है, उसको मैंने गाजीपुर मार्केट में देखा है कि वो थर्मोकोल बॉक्स के अंदर नीचे जो है कि आइस रख करके और उसके ऊपर जो है कि 10 से 15 केजी फ्लावर्स जो है कि एक बॉक्स के अंदर पैक होकर गाजीपुर मार्केट में आता है। लेकिन यदि हम गेंदे के फ्लावर्स की बात करते हैं तो उसको सीधे जो है कि जूट बैग के अंदर शाम के टाइम पे जो है कि जहाँ भी किसान भाई उसकी जो है कि फ्लावर्स की खेती किए हैं, यदि बहुत डिस्टेंस मार्केट है तब तो सुबह के टाइम ही जो है कि वो लोड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। जी। और यदि पास का ग्रोवर्स है तो वो कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम पे जो है कि हम फूल को तोड़ें और जूट बैग में जो है कि पैक करके और फिर जो है कि गाजीपुर मार्केट या आसपास के मार्केट में भेज देते हैं। तो ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों का जो है कि बहुत अच्छा रोल है, जो अच्छा प्राइस जो है कि मार्केट में ग्रोवर्स को पाने के लिए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है हमें कुमार नटवर सिंह जी ने चेन्नई से। कहते हैं कि मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से कौन से फूल की खेती सालों तक परागकण उपलब्ध करा सकते हैं, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में? जी। अब उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंगल कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो पूरे वर्ष जो है कि मधुमक्खी पालन के लिए और पूरे साल जो है कि उसमें पुष्पन होता रहे। लेकिन जो किसान भाई, जैसे आज का टॉपिक है जो है कि फूलों में विविधीकरण, यदि हम 7-8 जो है कि फसलों का यदि हम चुनाव कर लेते हैं, जैसे मैंने बात किया कि गुलाब की खेती, मोगरा की खेती, रजनीगंधा की खेती, सीजनल फ्लावर्स की खेती, ग्लाडिया की खेती, बबूना की खेती, ये सारे जो है कि यदि फार्मर्स जो है कि अपने फील्ड पे डिफरेंट टाइम पे यदि सोइंग करते हैं तो विंटर सीजन से लेकर के समर सीजन, रेनी सीजन, जैसे इस टाइम पे ग्लाडिया में पुष्पन हो रहा है और काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं जो है, तो इन सबका ये चुनाव करते हैं फार्मर्स। तो पूरे वर्ष जो है कि हनी बी के जो बॉक्सेज हैं अपने गार्डन में रख सकते हैं और उससे जो है कि बी कीपिंग का काम कर सकते हैं। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिग्विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षित भंडारण के लिए आप हमारे किसान साथियों को क्या कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई भंडारण के हिसाब से भंडार गृह का चुनाव करें, जैसे पूसा बिन और अन्य प्रकार के जो मिट्टी के बिन हैं या बड़े बड़े भंडार गृह हैं, और उनमें पूरी तरह से कीट के बारे में जानकारी कर लें। किसी प्रकार से कीट की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। यदि पुराना उसमें अनाज भंडारित था तो उसमें बिल्कुल ना करें जब तक उसको पूरी तरह से साफ़ ना कर लें और उसे डिसइंफेक्टेंट ना कर लें, जैसे DBPP का इस्तेमाल करके पूरी तरह से साफ़ कर लें, तब उसमें अनाज भंडारित करें। और भंडारित करने के बाद यह निश्चित तौर पर, जैसे हम फसलों में मॉनिटरिंग करते हैं, वैसे 15 दिन पर किसान भाई देखने जाएं
कि उसमें किसी प्रकार का कीट मकोड़े का उपस्थिति अगर है तो उसमें DBPP का इस्तेमाल करके उसके अगर बैग में है तो बैग के ऊपर भी स्प्रे कर दें और भंडार गृह के आसपास भी छिड़क दें, जिससे कीड़े मकोड़े का उसमें समापन हो सके और इनका अच्छी तरह से भंडारित रह सके और इसे समय पर निकाल कर चाहे बीज के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे बाजार में अच्छा भाव मिले तो बिक्री कर सके। ये सावधानी किसान भाइयों को रखना चाहिए, तभी वो जो 10 से 12% तक हानि होती है भंडारण में कीड़े मकोड़े और नमी फफूंद के द्वारा, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दिग्विजय सिंह और डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से फूलों की खेती आप कर सकते हैं जिससे काफ़ी लाभ हो सकता है, और विविधीकरण को अपना ले तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा अनाज का किस तरह से सुरक्षित भंडारण आपको करना चाहिए। उम्मीद है इन जानकारियों से आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर चर्चा की जाएगी वो है मछली पालन। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बात होगी गर्मियों में पशुओं के रखरखाव के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार